नमस्कार। डीडी बिहार की मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो गई है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं किसी खास विषय पे। और साथ ही आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो एक साइकिल दीदी के नाम से पूरे देश भर में जानी जाती है और वंचित समुदाय के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया है। और साथ ही आज हम इन्हीं से तमाम जानकारी लेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हर रोज़ हम आपके साथ कुछ एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, एक अच्छी सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद एक विशेष मेहमान। आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पद्मश्री सुधा वर्गीस। आपको बता दें कि ये इन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और साथ ही साथ ये साइकिल दीदी के नाम से मशहूर है और वंचित समुदाय के लिए इन्होंने निरंतर कार्य भी किए हैं। इनसे आज हम तमाम जानकारी लेंगे और ख़ास बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। मैम हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि आपको 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आप निरंतर तब से आप केरला से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन बिहार में यूपी में जितने भी वंचित समुदाय हैं उनके लिए निरंतर कार्य करते आ रही हैं। मैम कैसी अनुभूति रही जब आपको पद्मश्री सम्मानित किया गया, इस बारे में थोड़ा बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद नहीं कर रहे थे कि पद्मश्री मिलेंगे। मुझे वो मेरे मन में नहीं था, लेकिन अचानक हमको खबर मिला तो मैं बहुत खुश हुआ और साथ साथ मुझे ये भी लगा कि मुझे ये पुरस्कार मिल रहा है क्योंकि केवल मेरा व्यक्तिगत काम के लिए नहीं है जी, लेकिन उन सब लोगों को मैं मन में याद किया, धन्यवाद दिया क्योंकि वे लोग हमारे साथ सहयोग दिया मेरे काम में, इसलिए उनका भी एक पुरस्कार है ये जी। तो यदि महिलाएं मेरे साथ मीटिंग में नहीं आते, बच्चे मेरे साथ पढ़ने नहीं आते तो हम काम अच्छा से नहीं कर पाते। तो उनका सहयोग मेरे लिए उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण था, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आप केरल से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आपने बिहार के जो वंचित समुदाय हैं उनके साथ रहने का, उनके लिए कार्य करने का जो निर्णय लिया, ये इसकी सोच आपके मन में कहाँ से आई? ये जो प्रेरणा थी आपको कि आपको लोगों के लिए करना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में थोड़ा बताएं। इसका शुरुआत जैसे मैं जब क्लास 8 में पढ़ रही थी उसी समय से हुआ। जी, मैं क्लास में कोई मैगज़ीन लेके आए, उसको सब कोई खींचा खींची कर रहे थे देखने के लिए क्या है। तो बिहार के बारे में उस पर 2-3 पेज थे और कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे। तो मैं देखा कुछ परिवार रोड बगल में रहने वाले हैं, उसका झोपड़ी टूटा फूटा और बच्चे बहुत कम कपड़ा पहने हुए थे और वो रोड पे घूम रहा है, गाड़ियाँ पार कर रहे हैं। तो हम सोचे ये क्या है, क्योंकि केरल में हम कभी नहीं देखे हैं कि रोड बगल में लोग रहते हैं, कोई परिवार रोड बगल में नहीं रहते हैं। तो मुझे बहुत एक इच्छा हुआ कि हम इस स्थिति को देखना चाहते हैं, इतनी गरीबी क्यों और ये कौन है जो ये गरीबी के चलते उसको रोड बगल में रहना पड़ता है। तो वो बात मेरा मन में रह गया। तो जब मैं 10वीं क्लास पास हो गई तो मैं उसको फॉलो किया और बिहार में आई। जी, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आपने 1987 में नारी गुंजन की स्थापना की, जो आज कहीं ना कहीं हज़ारों बच्चों की, हज़ारों महिलाओं की और लोगों की है, जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी बदल रही है। जो ये आपके मन में जो सोच थी कि लोगों का ज़िंदगी बदलना है, या फिर इसके बीच में आपको काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा रहा होगा, तो इस बारे में भी थोड़ा बताएं। यस, मैं
काफ़ी गांव-गांव घूमते थे, महिलाओं के साथ बात करती थी, मीटिंग करती थी। बच्चों की संख्या देख करके जो अधिकतर स्कूल नहीं जाते हैं या कोई जाते तो वो अर्ली ड्रॉप आउट हो जाता था। सही में स्कूल में भी कोई चुनौती नहीं था उसको पढ़ने के लिए, खेलने के लिए। तो मुझे लगा कि हम लोगों को कुछ करना है। लेकिन जितने गांव में हम जाते थे उस सब गांव में महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। तो कभी जाति के चलते, कभी मैंने महिला है तो इसके साथ उत्पीड़न कर सकते हैं, यौन शोषण भी कर सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। तो इसी के चलते हम नारी गुंजन का शुरुआत किया, क्योंकि हम लोग उसको तरीका से फॉलो अप कर सकते हैं और जो करना है, जैसे केस दर्ज करना है, रेप केसेस। कुछ महिलाओं को ये भी पता नहीं था कि रेप एक क्राइम है, तो उनको ले करके थाना जाना, पुलिस के साथ बात करना, वो सब काम हम लोग किए। और आज ये स्थिति है कि महिलाएं थोड़ा आगे बढ़ करके जानकारी लिए है और थाना अपने से जाने के लिए कहीं कहीं तैयार है। नहीं तो हमारे लोग पुलिस से बहुत डरते हैं और थाना जाने के लिए कभी चाहते नहीं है। तो उस सब चीज़ में थोड़ा आगे बढ़े हैं जी। और साथ ही अगर हम बात करें नारी गुंजन की, तो हम इसके तहत हम देख रहे हैं कि 75 किशोरी केंद्र, 40 आनंद शिक्षा केंद्र और 1000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह चला रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इनसे जो पहले समाज में ऐसे कौन कौन से ठोस परिवर्तन देखने को मिले, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, किन लोगों को मदद मिली और इससे क्या कुछ आप अंतर देख पा रही हैं आज? हाँ, हमारे बच्चे आज सही में हमारे पास 60 केंद्र है जहाँ हम शिक्षा देते हैं जी। और हर केंद्र में 40 बच्चा है। तो मेरा शिक्षा लेने वाले बच्चों की संख्या 3,000 से ज़्यादा हो गया। उसके साथ साथ हम नौजवानों को भी जोड़े हैं। वे लोग कुछ करते नहीं था, दिन भर बैठ करके गप मारते थे, कभी ताश खेलेंगे, कभी झगड़ा करेंगे। और वे लोग कभी 19-20 साल उम्र का है, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करके, तो उन लोगों का हम पूछे तुम लोग क्या करना चाहते हैं, तो सबको शाउट किया कि खेलेंगे क्रिकेट। तो मैं एक ग्रुप को क्रिकेट सेट खरीद करके दे दिए और वे लोग नेक्स्ट डे ही खेलना शुरू किए। और हमको बोला आप आइए बैटिंग करके दे दीजिए। ऐसे नहीं, आज मैं नहीं आऊँगी, लेकिन हम आएंगे एक दिन। उसके बाद हमको 11 टीम्स क्रिकेट सेट मांगे हैं हमसे। तो उतना पैसा मेरे पास नहीं था, तो लकीली उसी समय एक बैंक ने मुझे 25,000 रुपया उसका CSR फंड से कुछ से दिया। तो वो पैसा से मैं क्रिकेट सेट सबों के लिए खरीदे और वही बैंक मैनेजर को बुलाए कि क्रिकेट सेट इन लोगों को देने के लिए। तो वैसे मेरे साथ कोई ना कोई सहयोग दिया और हमारा काम आगे बढ़ा। और महिलाओं के बारे में इन लोग कभी कभी हमारे पास फ़ोन करते थे कोविड के समय में, दीदी मेरे बच्चे भूख से रो रहा है, आपके पास कुछ है तो ले आइए। तो मेरे पास तो उतना कुछ नहीं था, लेकिन लायंस क्लब या रोटरी क्लब कुछ राशन ला करके रखते थे, तो मैं वो ले करके जाते थे महिलाएं जिनके बच्चे रो रहे हैं। लेकिन फिर उन लोगों ने कोविड ख़त्म हो गया तो बोलने लगा दीदी फिर आप कहाँ से राशन देंगे, उससे हम राशन नहीं दे पाएंगे, आपका बच्चा रोना बंद करेंगे भूख से जब आप खेती करना शुरू करेगा। तो उन महिलाओं को मैं नारी गुंजन से थोड़ा मदद दिया और ज़मीन लीज पर लेने के लिए मदद किया और वो ले करके वे लोग खेती करना शुरू किया। ये 17-18 की बात है। आज नारी गुंजन के पास करीब 4,000 महिलाएं खेती करते हैं। तो खेती करने के चलते वे लोग बोलते हैं अभी मेरे बच्चे भूख से नहीं रोते हैं। तो कुछ कुछ बदलाव ऐसे हुआ है। और सबसे ज़्यादा बदलाव मैं देखने का कोशिश करती हूँ शिक्षा में। और अभी हम रोजगार में भी, लाइवलीहुड पर भी
ज़्यादा काम करते हैं। आपने शिक्षा की ही बात की है, अगर हम वंचित समुदाय के बारे में बात करें तो ऐसा कई बार ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनको आपने मदद भी किया है। तो इन सभी को शिक्षित होना कितना ज़रूरी है आज के दौर में, ताकि खुद के लिए आवाज़ उठा पाए, खुद के लिए स्टैंड ले पाए एक समाज में। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो भी वंचित समुदाय के जो लोग होते हैं उन्हें अपनी राइट्स की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं होते हैं। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसीलिए हम शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। शिक्षा नहीं है तो आप जहाँ हैं उधर से उठ नहीं सकेगा, और हो सकता है आगे चल के आपको उधर भी जगह नहीं मिलेगा बैठने के लिए। तो जैसे अभी राशन की बात है, जो राशन मिलना है उसको 5 किलो मिलना है तो 4 किलो देंगे, और उसको जिस क्वालिटी का साधन मिलता है चावल, उससे लोग खुश नहीं है। लेकिन उधर उनसे डीलर से बोलेगा तो बोला जाओ जाओ जाके शिकायत करो, जहाँ जाना है जाके बोल दो। ये कोई जवाब नहीं रहता है। कहाँ जाके बोलेंगे? तुम्हारा गैर जिम्मेवारी को हम कहाँ जाके बोलना है? तुमसे बोल रहे, तू हमको कम वजन में दे रहा है, 1 किलो चावल तुम चोरी करके रखे हैं और कम कीमत का चावल हमको दे रहा है। इसी पर महिलाएं बोलती है। लेकिन मैं हमेशा इन लोगों से बोलते हैं और ज़्यादा बोलना है, डिमांड करना है। तुमको तुम्हारे साथ जो गैर इंसाफ़ी हो रहा है वो तुम बोलो। तो वैसे लोग हमारे महिलाएं खास रूप से बोलते हैं। और थोड़ा बहुत जितना ज़्यादा बदमाश डीलर है उतना हमारे महिलाओं से संभव नहीं है उसका बदमाशी के बराबर बात करना, जवाब देना। तो ये एक मुश्किल बात है। और मजदूरी, एक महिला से मैं पूछा एक दिन, अरे तुम क्यों काम करने नहीं गए? सब महिलाएं गए हुए हैं। तो बोला दीदी हमारे पास पैसा नहीं है, तब पर भी 1 घंटा हम निहुरते निहुरते काम करेंगे, 10 रुपया भी 1 घंटा में हमको नहीं मिलेगा तो कौन सा काम है? हमारा भी थोड़ा सा इज्जत है। तो वैसी महिलाएं भी है जिसको बहुत खराब लगता है कि हम 1 घंटा काम करेंगे ये धूप में या पानी में, और हमको 10 रुपये नहीं मिलेगा तो कौन सा काम करेंगे? क्यों करेंगे? भूखे मरेंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं हमारे लोगों के पास। लेकिन धीरे धीरे वो हिम्मत जुटा करके काम करते हैं और न्याय खोजते हैं। पुलिस के पास इसको न्याय मिलने के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, और हमारे लोग पुलिस से बहुत डरते हैं, इसलिए लड़ना उतना आसान नहीं है उनके लिए। तो हर तरह से शोषित आप कहिए। लेकिन अभी हमारे बच्चे लोग पढ़ने के लिए कुछ उत्सुकता दिखाते हैं और वे लोग आते हैं। हमारे टीचर लोगों को हम हमेशा मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छा हो। और साथ ही हम लोग वंचित समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार के बारे में बात करें, यूपी के बारे में बात करें, आपने महिलाओं के बारे में बात की है। तो देख रहे हैं कि आज की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, हिंसा हो रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रही है। लेकिन ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का उनको सामना भी करना पड़ता है। जैसा कि आपने बताया कि वो निरंतर काम करती हैं लेकिन फिर भी उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ और उन्हें दिक्कतें आती हैं? ऐसे में आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को डील करती हैं और आप किस तरीके से महिलाओं को मदद करती हैं ताकि वो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ पाए? यस, अभी एक टोला में एक आदमी आए, बात किए। वो आदमी रोज़ दारू पीने के लिए वही परिवार में आते थे, पति पत्नी थे। और वो आदमी एक दिन उसका पति को जान मार दिया और भाग गए। और उसके बाद रोज़ कोई ना कोई उनका समुदाय से आते हैं बोलने के लिए, तुमको कल मार देंगे, तुमको जला देंगे, तुम्हारे बच्चा है ना इसको भी जला देंगे, झोपड़ी जला देंगे। और ये सब सुन के हमारे लोग बहुत डर जाते हैं। तो वे लोग हमको हमेशा कॉल करके बोलते हैं, दीदी देखिए ना आज आकर के बोल रहे कल जला देंगे जला देंगे, कुछ कीजिए ना दीदी। तो हम भी पुलिस को खबर दिया, ये आदमी जान मार के भाग गया
आप इसको अरेस्ट कर लीजिए। हम लोग एफआईआर दर्ज कराए थे, पुलिस कोई कदम नहीं उठाए अरेस्ट करने के लिए। तो हम थाना घेराव किया, 300 महिलाएं मेरे साथ आई, हम लोग थाना घेराव किया, पूरा नारा लगाए, पूरा मीडिया भी पहुंचे। अच्छा हुआ हमारा थाना घेराव 2 घंटा। उसके बाद थाना अध्यक्ष हमको बुलाए, हाँ ये सब का क्या ज़रूरत है मैडम, आप काहे ऐसा सब करते हैं, ऐसा आपको पता नहीं है, रोज़ मेरे लोग ये धमकी खा रहे हैं और डरते डरते रह रहे हैं, आपको कुछ नहीं लग रहा है। तो बोला हमको उसका टेलीफोन नंबर पता नहीं है, कहाँ हम जाके पकड़े उसको। सोचिए एक पुलिस ऑफिसर इस तरह से बात करते हैं, वो बिना पुलिस का ट्रेनिंग आगे थाना में थाना अध्यक्ष बनने के लिए। मैं बोला उनको, कहाँ से तुमको ट्रेनिंग मिला, तुमको मालूम नहीं है तो जाओ कोर्ट में जाके कुर्की जब्ती का आदेश दे दो, ले लो और उसका अरेस्ट। 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया उसको अरेस्ट करने के लिए, तब वो अरेस्ट किया। इस बार 300 महिलाओं के साथ हम आए, 4 दिन के बाद अरेस्ट नहीं करते तो 300 नहीं 3000 महिलाएं पहुंचे, तुम्हारा थाना बर्बाद कर देंगे, तब वो अरेस्ट किया। तो इस तरह का चैलेंजेस हमारे पास है, लेकिन हम कोई चैलेंज को छोड़ते नहीं हैं। हमारे महिलाएं हमको साथ देते हैं, समुदाय हमको साथ देते हैं जी। और साथ ही सुधा जी हम ये भी जानते हैं कि आपको साइकिल दीदी से भी जाना जाता है, आप इस नाम से बहुत फेमस है लोगों के बीच में, लोग आपको साइकिल दीदी बोलते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आप अलग अलग जगह पे साइकिल से जाया करती थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये साइकिल दीदी के नाम से आप कैसे फेमस हो, इस बारे में भी थोड़ा बताएं आप। ये कई साल पहले हम गांव में महिलाओं के साथ मीटिंग के लिए जाते थे, तो गर्मी के समय में हम पैदल ही जाना पड़ता था, मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं था। तो हम एक जगह पहुंचते हैं तो मुझे नींद आना शुरू करते थे, कारण पैदल चलते धूप में चलते। तो महिलाएं बोले, दीदी थके हुए हैं, दीदी को नींद आ रही है। ये सुनना मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम उधर पहुँचे, महिलाएं पहुँची और हम थके हैं नींद में। तो हम सोचे, अरे हम खोजते हैं कि साइकिल मिलेगा तो हम साइकिल से चलेंगे। मुझे साइकिल चलाना थोड़ा आता था, लेकिन थोड़ा सा डर था मेन रोड से जाना उना, तब पर भी हम कोशिश किए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम साइकिल से एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू किया था। वही पहले बार वे लोग हमको देखा साइकिल पे, तो वे लोग बच्चे लोग खास रूप से बोलते थे, दीदी साइकिल से आ रही है, दीदी साइकिल से आ रही है। तो धीरे धीरे मेरा नाम वे लोग साइकिल दीदी बोला। एक बार मैं एक अनजान जगह रोड से जा रहे थे, कुछ लड़के लोग काफ़ी दूर में क्रिकेट या कुछ खेल रहे थे, उधर से जोर से गाना शुरू किया, देखा है पहली बार। तो मैं गाना वापस कर दिया, देखेंगे बारंबार। तो लड़के लोगों के लिए भी ये पहली बार वे लोग देखे तो सोचा थोड़ा सा कमेंट करेंगे। हमने ये भी जाना कि हमारे सभी के लिए योग क्यों ज़रूरी है, सही खान पान क्यों ज़रूरी है। मैं अगर बात करूँ, जो भी वंचित समुदाय के लोग हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि माल न्यूट्रिशन के वजह से कई बार बहुत सारे बच्चों की जान चली जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत सारे एक उम्र के बाद बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं सही खान पान नहीं मिलने की वजह से। तो इस बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? खास रूप से महिलाएँ भी माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं जी। उन लोगों को सबसे ज़्यादा खाना बिना रहना पड़ता है, सब बच्चे ले लिया खा लिया, और महिलाओं को खाना बहुत कम मिलता है। एक दिन एक महिला रात को करीब 11 बजे हम देखा उनका झोपड़ी से धुआं निकल रहे थे, तो हम सोचे क्या हो गया। हम पहुँचे उनका झोपड़ी तो हमसे बोला, दीदी हम थोड़ा सा चावल पका रहे, सब खा लिया, हमको बहुत भूख लगता है तो हम थोड़ा चावल बना रहे हैं। फिर बहुत अच्छा कर रही है, तो क्योंकि नहीं तो भूखे सोती थी रोज। तो उस तरह से महिलाएं भी शिकार है माल न्यूट्रिशन का, बच्चे भी। उचित पोषण नहीं मिलने पर नेचुरली वे लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चे भी कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होते होते उसको
पढ़ने का उम्र हो जाता है तो उसके पास ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है सोचने के लिए, कोई चीज़ को समझने के लिए। तो ये सब उनका माल न्यूट्रिशन के चलते, कुपोषण के चलते होता है। तो माँ लोगों के साथ बात करते वक्त मीटिंग में सब हमारा एक मुद्दा ये रहता है कि बच्चों को पोषण वाला खाना देना है। तो फिर उनका गरीबी की बात आते है, कितना पोषण वाला खाना देंगे दीदी, जब खाना ही नहीं है तब बहुत मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा बोलते देखे, आपके पास कभी कटनी के लिए जाते हैं तो दाल का कटनी होता है, तो दाल उल बहुत अच्छा है, वो पोषण वाला खाना है। बच्चों को दाल पिलाइए और सब्जी खिलाइए। तो सब्जी उब्जी उनको खरीदने का ही नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी का खेत से कुछ सब्जी निकाल लेते हैं। तो पोषण ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो राशन, आजकल राशन उचित मात्रा में नहीं मिलता है, समय पर नहीं मिलता है, वो सबसे भी परिवार तंग हो जाता है। और आपने कई बार महिलाओं के बारे में बात किया, आप निरंतर महिलाओं के लिए भी काम करते आ रही हैं। महिलाओं के बारे में बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, रोज़गार एक बहुत ऐसी चीज़ है जिससे लोग इंडिपेंडेंट बन पाते हैं, खुद के लिए पैसे कमा पाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, महिलाओं को आप किस तरीके से मदद करें ताकि वो रोज़गार ले पाएँ, इस बारे में बताएं। हम जहाँ जहाँ जाते हैं, बिहार से बाहर या बिहार के अलग अलग जगह पर, हम ध्यान देते हैं कि महिलाएं क्या करते हैं, कुछ अलग करते हैं तो मैं उसको लेके अपनी महिलाओं को समझाने का कोशिश करते हैं। तो चेन्नई में, आंध्र प्रदेश में मैंने देखा कि महिलाएं बैंड बजाते हैं। तो हम देखा ड्रम, तो मैं इधर आए, महिलाओं से पूछा तुम लोग ड्रम बजाएंगे? तो उनको पता नहीं था क्या है ड्रम। तो मैं एक ड्रम ले कर के गए, उन लोगों को दिखाए और बोला ऐसा ऐसा बजाना है। और हम देखे महिलाएं बजाते हैं और पैसा कमाते हैं। उन लोगों को प्रोग्राम में बुलाया जाता है, बजाते हैं तो पैसा लेंगे। तो वे लोग बोला आप सिखाएंगे तब हम लोग सीखेंगे। तो हम एक मास्टर या जो पढ़ा सिखा सकते उसको ढूंढ करके लाए और उसको थोड़ा फीस देना था, ठीक है। तो मेरी महिलाएं सीखे और सीख करके तो सरगम बैंड, मेरा पहला बैंड था सरगम बैंड। 11 महिलाएं बैंड सीखे, प्रैक्टिस किए काफ़ी। मैं भी समय दिया कि वो लोग प्रैक्टिस करें। उसके बाद हमको एक दिन गुड़गांव से एक फ़ोन आया। वो लड़का बोला दीदी मेरा शादी होने का है 2 महीने बाद, हम चाहते हैं कि आपका बैंड मेरा शादी में बजाए। तो मुझे लगा ये लड़का कहाँ से देखा मेरा बैंड को। मैं पूछा तो बोला नहीं, बीबीसी का आपका वीडियो ले लिए थे बैंड का, वो लोग उसका प्रसारण किया, हम देखे हैं। तो ऐसे तुम गुड़गांव में है तो मेरी महिलाएं थोड़ो आएंगे गुड़गांव तुम्हारे शादी में बजाने के लिए। तो बोला नहीं नहीं, मैं बिहार शरीफ से है, मेरी शादी उधर होगा, तो हम चाहते हैं आपकी महिलाएं बजाए। तो मेरी महिलाओं को ले करके मैं खुद गई, कारण वो पहले बार महिलाएं बाहर जा रही थी। तो मुझे थोड़ा सा ये होना चाहिए, यदि कुछ भी अप्रिय घटना कुछ होगा तो फिर उनको घर से निकलना मुश्किल है। तो बहुत अच्छा बजाए और सबको ही ताजुब किया कि महिलाएं बैंड बजाना शुरू किए, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, सब। अभी वे लोग अपने से सब जगह जाते हैं। तो एक एक प्रस्तुति के लिए प्रति महिला 1500 रुपये आराम से मिलता है, आने जाने का खर्चा। फिर शादी का है तो एक रात को रहना पड़ता है, खाना वाना सब बहुत अच्छा से मिलता है। अभी वे लोग मैनेज करे। उसके ई बैंड दानापुर इलाके में है। मैं दूसरे एक और बैंड शुरू किया पुनपुन इलाके में, हिम्मत बैंड। वे लोग भी कमाना शुरू किया। अभी हम सुनते हैं कि ई ग्रुप को 1800 रुपये प्रति प्रस्तुति मिलता है। तो ये एक रोजगार हम चाहते थे कि महिलाओं के लिए हो और वे लोग अच्छा कर रहे हैं। अभी एक ग्रुप को मैं तैयार करने जा रहे हैं गया में। तो महिलाओं के बीच में इस तरह का कुछ अलग रोजगार
होना चाहिए। बिल्कुल। और शिक्षा की हमने बात की है, हम देखते हैं कि परिवर्तन की जो शुरुआत है वो शिक्षा से होती है, और साथ ही साथ आज हम ये भी देखते हैं कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है परिवर्तन के लिए स्किल डेवलपमेंट। अगर हमने अभी ड्रम की ही बात की है कि आज वो जो भी रोज़गार उन्हें मिल रहा है या फिर जो वो पैसे कमा रही है कहीं ना कहीं अपने स्किल्स के वजह से कमा पा रही हैं। तो अगर हम बात करें जो भी युवा हैं या जो महिलाएँ हैं, किशोरी हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो उन महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं और उन बच्चों के लिए क्या कर रही है जो आपने बताया था कि आप काम कर रही हैं? या हमारे लड़के लोग, नौजवान लोग, वो लोग क्रिकेट के प्रति बहुत क्रेजी है ना। खाली क्रिकेट क्रिकेट। मेरे पास 36 क्रिकेट टीम्स था। तो अंत में उन लोगों को भी लगा अरे खाली क्रिकेट खेलने से पेट नहीं भरता है दीदी, अभी कुछ और करना है। तो मैं भी सोचा ये तो 10वां पास है, 12वां पास है, तो मैं उन कुछ लड़कों को, 8 लड़कों को मैं होटल मैनेजमेंट में डाला। अच्छा। ट्रेनिंग ले लिया और अच्छा से किया, तो फिर उसका प्लेसमेंट हुआ। जैसे दिल्ली में एयरपोर्ट के बगल में एक बड़ा 5 स्टार होटल में मेरा एक लड़का है। तो वैसे अभी होटल मैनेजमेंट से 8 लड़का जगह मिला, प्लेसमेंट मिला, कमा रहे हैं। मेरा सेकंड बैच होटल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक थर्ड ग्रुप को मैं तैयार करके रखे हैं 10 लड़कियों को, वे लोग भी होटल मैनेजमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है हर परिवार में शिक्षा है, तब ही वो लोग ये स्किल में जा सकते हैं। शिक्षा से आपको उठने का ताकत मिलता है, क्षमता मिलता है और आगे बढ़ेंगे। आपने ये जो बात की है कि आप स्किल डेवलपमेंट पे या फिर शिक्षा पे या फिर जो भी आप चीज़ें बता रही हैं या फिर रोज़गार दे रही हैं, तो ये सारे लोग जितने भी वंचित परिवार से आते हैं इन सभी के लिए है, बच्चों के लिए। और साथ ही आपके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। लोगों के लिए तो आप निरंतर काम कर ही रही हैं, इसके लिए आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है 2006 में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि खुद के लिए आप कैसे समय निकालती हैं, थोड़ा इस बारे में भी बताएं कि खुद के लिए आप कैसे अपने दिन को कैसे आप स्पेंड करती हैं? मेरा खुद के लिए मुझे कई जगह से इनविटेशन मिलता है जी। जैसे मैं अभी इधर 2 जगह गए थे, तो मेरा डेवलपमेंट समझिए बौद्धिक रूप से, फिर लोगों से मिल के नए नए आइडियाज़ मिलते हैं और उसको मैं मेरे लोगों के लिए कोशिश करते हैं करने का। तो यही सब है। फिर कुछ आराम करना है तो रात को आराम मिलता है। एक चीज़ मैं भूल गए थे जी। मेरी लड़कियां जो 12वां 10वां पास किए, एक ग्रुप को मैं 4 व्हीलर ड्राइविंग के लिए भेजे हैं सीखने के लिए। तो वे लोग सीख करके आए, लाइट व्हीकल्स का लाइसेंस भी मिला। तब बिहार में पिंक बसेस निकले जी। तो कई लोग हमको फ़ोन करके बोला दीदी आपकी लड़की लोगों के लिए मौका है, अभी भेजिए पिंक बस चलाने के लिए। ऐसे नहीं, पिंक बस के लिए हेवी व्हीकल्स का लाइसेंस चाहिए। हम बच्चियों के साथ कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो फिर मैं उन लोगों को वापस भेजा हेवी व्हीकल्स का लाइसेंस लेने के लिए। उसका लाइसेंस 1-1.5 महीने का ट्रेनिंग ले करके वो भी ले करके वापस आए हैं। अभी हम उनके लिए पिंक बसेस के पीछे जाएंगे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो आप लोगों के लिए कर रही हैं। क्योंकि हम मेरे इतना साल का एक्सपीरियंस में हम देख रहे हैं हर परिवार में एक जॉब नहीं है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये महीना में मेरे पास 1500 रुपये आएगा या 15,000 रुपये आएगा। नौकरी नहीं है तो आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो हर परिवार में, हर वंचित परिवार में एक नौकरी ज़रूरी है। तो स्किल देंगे तो ज़रूर नौकरी मिलेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। यही मेरा मकसद है जी। और साथ ही सूरज जी आपके बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जो भी चीज़ें आपने बताई हैं ये कोई भी सुन के बहुत वो लगेगा, क्योंकि लोग अपने लिए तो कार्य करते ही हैं लोगों के लिए, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कम करने वाले आज लोग हैं। और आप अब तक है जो लोगों के लिए ही काम करती हैं और उससे ही आपको खुशी मिलती है। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी, आपके घर परिवार के बारे में जानना चाहूँगी। कैसे इसकी शुरुआत हुई? जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो घर परिवार का कितना सपोर्ट रहा कि आप कार्य करें, इस बारे में भी थोड़ा बताएं। जब हम घर छोड़ने का निर्णय लिया, मैं घर पे सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी माँ बाप बिल्कुल तैयार नहीं थे।
वे लोग बोला ना ना ये सब नहीं चलेगा। पिताजी बोले तुमको जितना पढ़ना है तुम पढ़ो, लेकिन इधर से पढ़ो, बाहर जाना नहीं है। तो हम सोचा, मेरा परेशानी हो गया। तो फिर मेरा नाना के पास ही खबर भेजा कि हम घर छोड़ के जाना चाहते हैं। तो नाना आए मेरा घर और हमसे अकेले बात किया, तुम क्यों जाना चाहते, ये सब देखो तैयार नहीं है और तुम सबसे बड़ी है, सब छोटा का सब छोड़ के तुम जाएंगे तो कैसे होगा। ऐसे नहीं नाना हमको जाना है, हम जाएंगे। तो वो हमको साथ दिया और मेरे परिवार मेरे पेरेंट्स को समझाया, इनको जाने दो, इनको जाने की बहुत इच्छा है और जाने दो, यदि उधर काम नहीं होगा तो ये वापस आएगी और क्या होगा, ज़्यादा नुकसान तो होगा नहीं। तो वैसे हमको परमिशन मिला, हम चले गए। आज मेरे भाई बहन सब हमको एक तरह से बोलते हैं तुम अपने लिए चले गए, हम लोगों के लिए तुम क्या किया। सही में हम उनके लिए क्या किया, कुछ करने का। मेरा प्यार बांटा, मेरा हमेशा मेरा ध्यान रहते है कि कोई मदद चाहिए तो। लेकिन अभी वे लोग सब अपने पैर पर है, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा खुशी वही है, परिवार ठीक है। और साथ ही अगर हम आपके संस्थान के बारे में बात करें, एनजीओ के बारे में बात करें, नारी गुंजन संस्थान के बारे में बात करें, तो ये वंचित समुदाय को मदद तो कर ही रहा है। साथ ही अगर हम आने वाले समय के बारे में बात करें तो क्या कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं लोगों के लिए, या क्या आपके मन में है ऐसा कुछ आने वाले समय की बात करें तो? देखिए, एक चीज़ मैं जो करना चाहते ये है, नारी गुंजन का एक भी कमरा नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। हम करना चाहते हैं कि कुछ व्यवस्था करें, अपना एक ऑफिस रहे, एक ट्रेनिंग सेंटर चाहिए हमको। जैसे बच्चियों का स्किल ट्रेनिंग अपने जगह पर चलाए और उनको मौका दे। और यही मेरा अगला प्रोग्राम है कि कोई ना कोई दिन मुझे जाना है, लेकिन उसके पहले नारी गुंजन का एक अपना जगह हो। अभी जो दोनों हॉस्टल जो है वो फुल्ली सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, उसका मकान भी गवर्नमेंट का है। तो और उनका एग्रीमेंट जब हम बनाए ये है, 1 महीना पहले वे लोग हमको नोटिस देंगे, आपको खाली करना है फलाना दिन, तो खाली करना है। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम भी थोड़ा तैयारी करके अपना जगह कुछ बनाए, यही मेरा ये है। तो लेकिन सपोर्ट सरकार से रहने से मेरा दोनों हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरह का खाना पीना वो सब कुछ उनको मिलता है। साथ ही आपने बताया बिहार में और गया में भी आपका एक हॉस्टल है, आप बता रहे थे, तो इस बारे में भी कुछ बताएंगे कि वहाँ पे भी किस तरीके से आप महिलाओं पे या किशोरियों मैं अप डाउन करती हूँ। अच्छा। मैं अभी गया जाती हूँ, उधर कोई ज़रूरत है तो मैं नज़दीक डेट पर जाऊँगी, नहीं तो मैं उधर रोज़ कोई ना कोई फ़ोन से क्या समाचार, कोई बच्चा बीमार है तो मैं तुरंत, यदि कुछ सीरियस जैसे 2-3 दिन से उसका बुखार नहीं उतर रहा है, मैं बोलती हूँ उसको घर भेजिए, क्योंकि मेरे साथ रह करके जो कर सकता है हम लोग करते हैं, लेकिन हमको सरकार से उतना पैसा नहीं मिलता है कि प्राइवेट में एडमिट करो और ये सब करो। तो एक बच्ची को काफ़ी सीरियस थी, हम 50,000 खर्चा किया, लेकिन उतना खर्चा सरकार नहीं देगा, तो बहुत सारा खर्चा के लिए नहीं है। अब बच्ची को घर भेज दीजिए। और कभी कभी बच्ची बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, माँ का थोड़ा प्यार यार उसका साथ रहने से, तो वैसे हम लोग मैनेज करते। खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब। और साथ ही में हम काफ़ी चीज़ों पे हमने आपसे बातचीत की है, तमाम चीज़ें आपसे जानी, तो जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारे दर्शकों को? हाँ, एक और बात हम बोलेंगे, हमारे हॉस्टल की बच्चियों को हम योगा सिखा करके योगा कराते हैं रोज़, कराटे कराते हैं रोज़, स्पोर्ट्स है, जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स के साथ जाते हैं, और संगीत है, जिसको संगीत में इंटरेस्ट है एक मास्टर है। ये चारों चीज़ के लिए मास्टर टीचर रखे हैं,
तो बच्चियों को काफ़ी अवसर मिलता है अलग अलग चीज़ से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सीखने के लिए जी। तो वही है। और दर्शकों का मेरा मैसेज है, आपके अगल बगल में भी होगा वंचित समाज, शायद आप उनके तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी ख्याल रखिए उन लोगों को भी। और उधर भी उनके बच्चे पढ़ते उड़ते नहीं हैं, आप खुद मत जाइए यदि आप नहीं जा सकते हैं तो, लेकिन किसी के द्वारा उन बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कीजिए जी। शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है जी। यदि उनको शिक्षा मिलेगा तो वो अपने संभालेंगे, अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे और समाज में एक ऐसा भूमिका निभा सकेंगे कि वो भी दूसरों के बारे में सोचेंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए इसके लिए तहे दिल से आपका मैम शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि जाते जाते हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों फटाफट उठाए पेन कॉपी नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना फ्रेजर रोड, साथ ही हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा ईमेल ID है director@ddkpatna@gmail.com। दर्शकों आज के इस एपिसोड में इतना ही, अगले दिन मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ फिर। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।